So let's start with today's topic, that is powers of court. So friends, powers of court के इस चैप्टर में we'll be discussing section number 26 to section number 35 of criminal procedure code. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इन सेक्शंस में हमें पता चलेगा कि सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस या असिस्टेंट सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट्स जो हैं ये कितनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पावर्स ऑफ कोर्ट में ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा केस, कौन से ऑफेंसेस के केसेस कौन सी कोर्ट में जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस पावर्स ऑफ कोर्ट के चैप्टर में हमें पता चलेगा कोर्ट्स के बारे में, कौन सी कोर्ट्स में केसेस जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो यही है। सेकेंडली हमें यह पता लगेगा कि जो जजेस या फिर मैजिस्ट्रेट्स हैं इनके पास कुछ पावर्स रहती हैं, जैसे कि इनके पास पावर्स होती हैं फाइन इंपोज करने की और इम्प्रिजनमेंट देने की। ठीक है, तो इस पावर्स ऑफ कोर्ट के चैप्टर में हमें यह तो पता चलेगा ही कि कौन सा केस कौन सी कोर्ट में जाएगा। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें यह भी बताएगा कि कौन से जजेस या कौन से मैजिस्ट्रेट्स किस हद तक फाइन की पनिशमेंट इंपोज कर सकते हैं या कितने टाइम पीरियड तक इम्प्रिजनमेंट्स अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमें बेसिकली पता लगेगा क्वांटम ऑफ द पावर्स दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। जजेस में आ जाएंगे सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, और मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें वो है CJM, GMICs एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो चलिए जल्दी से बिना इंतजार किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों के पास कितनी कितनी पावर रहती है और कौन सा केस किस कोर्ट में जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 26, दैट इज कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। मतलब कौन सी कोर्ट में किस तरह के ऑफेंसेस को ट्रायल किया जाएगा। So friends, according to this section, any offence mentioned or punishable under IPC may be tried either by High Court, Court of Session or court specified in first schedule. So friends, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो IPC में मेंशन या पनिशेबल है उस ऑफेंस को या तो हाई कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर उस कोर्ट में जो फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन्ड है उस ऑफेंस के साथ में। सो फ्रेंड्स, आईपीसी के जो रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो इनमें से किसी भी कोर्ट में ट्रायल किए जा सकते हैं। इसका जो क्लॉज ए है वो हमें बताता है उन ऑफेंसेस के बारे में जो आईपीसी के अंदर आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रोवाइजो भी मेंशन की हुई है इस सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन, इफ द ऑफेंस इज इन रिगार्ड ऑफ सेक्शन 375, 376, 376A, B और C एंड सो ऑन, अगर कोई भी ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है जो 375 या 376 के साथ ताल्लुकात रखता है तो उस ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो इनमें से किसी भी कोर्ट में चल सकता है। लेकिन प्रोवाइजो इसके साथ ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो कौन होगी, एक वुमेन। मतलब 376 और 375 के ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो विमेन जज द्वारा ही चलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इसका क्लॉज बी। सो जैसे कि हमने क्लॉज ए में बात करी आईपीसी वाले ऑफेंसेस की कि भाई अगर कोई ऑफेंस आईपीसी के अंदर मेंशन या पनिशेबल है तो वो इन कोर्ट्स के द्वारा ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका क्लॉज बी देखें तो वो बात करता है अदर लॉज की कि भाई आईपीसी के अलावा अगर कोई दूसरे लॉज दे रखे हैं और उनमें अगर कोई ऑफेंस मेंशन या पनिशेबल है तो वो किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा। तो ये हमें बताता है क्लॉज बी सेक्शन 26 का। ये हमें बताता है कि भाई इसके दो एस्पेक्ट्स है, या तो उस ऑफेंस के साथ कोर्ट मेंशन रहेगी कि ये ऑफेंस है और इस कोर्ट और इस जज के द्वारा ट्रायबल है, या फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग दी नहीं होगी। सो अगर तो हमें कोर्ट साहब ने मेंशन करी हुई है तो दैट ऑफेंस विल बी ट्रायबल बाय सच कोर्ट, तो वो उसी कोर्ट के द्वारा सिंपली ट्रायल की जाएगी।
बट इन केस अगर हमें ये मेंशन नहीं करके दिया हुआ उस अदर लॉ ने कि ये ऑफेंस जो है ये किस कोर्ट या किस जज के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में भाई जो ट्रायल है वो दो जगह जा सकता है, आइदर इन हाई कोर्ट, आइदर कोर्ट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। ठीक है, तो अगर तो मेंशन कर रखा है फिर तो उसी कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, लेकिन इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, द लॉ इज साइलेंट ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रायल, देन द ऑफेंस विल बी मूव टूवर्ड्स हाई कोर्ट और कोर्ट मेंशन अंडर फर्स्ट स्केड्यूल। सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन नंबर 26 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 27 ऑफ CRPC. So here is the section number 27. So section number 27 simply बात करता है jurisdiction cases. Okay. So ये section हमें ये बताता है कि अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें जो ऑफेंडर है वो एक जुवेनाइल है, जुवेनाइल मतलब 16 ईयर से उसकी उम्र कम है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो ऑफेंडर है जो कि एक क्रिमिनल है, सो इन केस जो ऑफेंडर है ही इज लेस देन 16 ईयर्स और जो ऑफेंस उसने किया है उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो उस ऑफेंस के लिए उस जो ऑफेंस का जो ट्रायल है वो एक आम कोर्ट में नहीं चलेगा। तो उन केसेस में जो ट्रायल है वो जुवेनाइल कोर्ट्स में ही चलेगा। मतलब जो ट्रायल है जुवेनाइल केसेस का वो कौन सी कोर्ट में होगा? जुवेनाइल कोर्ट्स में। सो इज इट क्लियर टू यू कि जुवेनाइल केसेस अगर आते हैं जिसमें की उम्र 16 साल से कम और ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सके, सो उन केसेस में उस 16 साल के कम उम्र के ऑफेंडर को ट्रायल के लिए जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की। सो सेक्शन नंबर 28 टॉक्स अबाउट द सेंटेंसेस बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कितनी सेंटेंसेस या इम्प्रिजनमेंट की ऑर्डर्स पास कर सकती है। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के ऊपर तो कोई बार नहीं है। ये सेक्शन हाई कोर्ट को ये पार देता है कि वो जितनी चाहे जितनी भी पनिशमेंट जो लॉ में आज तक स्पेसिफाई करी गई है वो पास कर सकती हैं। मतलब हाई कोर्ट कैन पास एनी पनिशमेंट स्पेसिफाइड अंडर लॉ। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें सेशंस कोर्ट की, सो फ्रेंड्स इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेशन जजेस की पावर को थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया है। सो ये सेक्शन हमें बताता है कि जो सेशन और एडिशनल सेशन जज है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बात आएगी डेथ पेनल्टी की तो उन केसेस में वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बिना डेथ पेनल्टी पास नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? हाई कोर्ट चाहे कुछ भी करे, कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन सेशन और एडिशनल सेशन जज पे एक बंदा है जो निगरानी रखेगा, वो है हाई कोर्ट। तो सेशन और एडिशनल सेशन जज हर पनिशमेंट दे सकते हैं एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, लेकिन कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट के बाद वो ये भी पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। सेशन और एडिशनल सेशन जज तो इक्वली पार्ट होते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज जो है उनकी पार इम्प्रिजनमेंट देने की सिर्फ 10 साल। सो असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के ऑर्डर्स को तो ये हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, सो असिस्टेंट सेशन जज कैन पास द इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years ओनली एंड कैन नॉट पास एनी ऑर्डर इन रिगार्ड ऑफ पनिशमेंट रिलेटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। सिर्फ इतनी ही बात करता है ये सेक्शन नंबर 28। सो सेक्शन नंबर 28 जो हमने इससे पहले किया वो तो बात करता था जजेस के बारे में। ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 29, इसमें भी हम सेंटेंसेस की ही बात करेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट्स की। तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई कोर्ट दो लोगों की होती है, या तो जज की या मजिस्ट्रेट की। ठीक है, जजेस में तो हमने देख लिया सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, लेकिन मजिस्ट्रेट्स में हम अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं CJM, JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास,
ठीक है। तो इस सेक्शन नंबर 29 में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि एक जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये जो सब मजिस्ट्रेट्स हैं इनके पास क्या पावर रहेगी सेंटेंसेस को लेके, कितनी सेंटेंस ये पास कर सकते हैं और कितना फाइन ये इम्पोज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, CJM, that is Chief Judicial Magistrate, can pass a punishment or imprisonment up to 7 years। ठीक है। सो एक CJM के पास सिर्फ 7 साल तक की पनिशमेंट सुनाने की पावर रहती है। ठीक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है इसके पास सिर्फ 3 साल तक की पनिशमेंट सुनाने की पावर रहती है। और साथ ही साथ जो फाइन है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्पोज कर सकता है दैट इज ओनली अप टू 10,000। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास सिर्फ 1 ईयर तक की पनिशमेंट सुनाने की पावर रहती है और 5,000 तक के फाइन इम्पोजमेंट्स की पावर रहती है। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 29 जिसमें हमने बात करी सिर्फ मजिस्ट्रेट्स की। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 30, सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है ये काफ़ी बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजिंग और कैलकुलेटिव लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी घबराने वाली या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इस सेक्शन को अगर ध्यान से सुन लोगे तो आई एम श्योर यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस सेक्शन। ये सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 30 के साथ। तो भाई सेक्शन नंबर 30 जो है ये उस सेंटेंस की बात करता है जो किसी को सुनाई जा सकती है कब, फाइन की डिफ़ॉल्ट करने पे। मतलब कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने, जज ने उसको कोई सज़ा सुनाई है फाइन के साथ और वो फाइन की भरपाई करने में या पे ऑफ करने में आनाकानी करता है तो जो मजिस्ट्रेट है ना वो मजिस्ट्रेट उसे सेंटेंस पास कर सकता है। किस रीज़न के लिए? डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए, कि भाई तुम्हें फ़ाइन पे करने को बोला गया था और तुमने वो फ़ाइन पे नहीं किया तो जाओ अब जाके जेल में सड़ो। अब नेक्स्ट इसकी प्रोवाइजोस दे रखी हैं, वो है एक कंस्ट्रेंट जो मजिस्ट्रेट के ऊपर लगाया गया है। ठीक है। तो इसका जो क्लॉज ए और क्लॉज बी है जो प्रोवाइडेड दैट के अंदर दिया हुआ है वो ये बात करता है कि भाई जो मजिस्ट्रेट ये सेंटेंस पास करेगा ना, सेंटेंस पास करते वक्त उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और वो चीज़ें हैं सेक्शन नंबर 29। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने इससे पहले सेक्शन 29 किया था जिसमें हमने सेंटेंसिंग पावर को डिस्कस किया था, किसकी? मैजिस्ट्रेट की। ठीक है। उसमें हमें ये बता रखा था कि मैजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस पास कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने सेक्शन 29 को रेफ़र किया और कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट के लिए सेंटेंस तो पास कर देगा लेकिन सेंटेंस पास करते समय उसे याद रखना पड़ेगा सेक्शन 29 को। ये तो है प्रोवाइडेड दैट का क्लॉज ए। और इसका जो क्लॉज बी है वो कह रहा है कि अगर एडिशनली वो सेंटेंस पास कर रहा है तो वो उसकी टोटल सेंटेंसिंग पावर का 1/4 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये क्लॉज जो ए है जो 29 सेक्शन को रेफर कर रहा है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आई एम श्योर कि सेक्शन का जो प्रोवाइडेड दैट का जो बी क्लॉज है ना ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसी को समझने के लिए हम थोड़ा सा पनिशमेंट का सिनेरियो समझते हैं। ठीक है। देखिए पनिशमेंट 2 तरह की होती है, या तो ओनली फाइन या इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है। सो अगर तो ओनली फाइन उसको इम्पोज किया गया है और उस पर्सन ने वो फाइन पे नहीं किया तो ठीक है भाई उसे वो सेंटेंस पास कर सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी। लेकिन अगर वो जो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की उसको सज़ा ऑलरेडी मिली हुई है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो मैजिस्ट्रेट है वो कितनी सज़ा सुना सकेगा उसे। तो चलिए इसे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर उसे इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन की सज़ा सुनाई गई है और जो JMIC है वो ये ट्रायल चला रहा है तो आपको तो पता ही है कि JMIC के पास सिर्फ 3 इयर्स तक की पनिशमेंट सुनाने की ही क्षमता रहती है। ठीक है। वो सेक्शन 30 में सज़ा सुनाएगा तो उस पर एक कंस्ट्रेंट है, एक तो 29 को मद्देनज़र रखे वो तो भाई हमने देख लिया 3 इयर्स तक ही देगा, साथ ही साथ 1/4 की भी कुछ बात हो रही है
इसमें अगर हम देखें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर JMIC सजा देगा 3 साल की, तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 3 साल मतलब 36 महीने, ठीक है। तो 36 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम 1/4 देखें देन इट इज 9 मंथ्स, राइट। मतलब JMIC ने अगर किसी को इस केस में सजा सुनानी है तो वो कितना एक्सीड करके पनिशमेंट सुना सकता है, सिर्फ 9 मंथ्स। गॉट माई पॉइंट। मतलब कि अगर किसी JMIC ने किसी को इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सजा सुना रखी है और उस केस में वो जो ऑफेंडर है वो फाइन पे करने को बिल्कुल डिनाई कर रहा है, सो इन दैट केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास is eligible to pass the sentence additionally 9 months along with this punishment which is already been imposed on him. So ये था सेक्शन नंबर 30 जो डिफॉल्ट की बात करता है कि भाई अगर डिफॉल्ट हो जाता है फाइन पेमेंट में तो भाई सज़ा तुम्हें सुनाई जा सकती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और मैजिस्ट्रेट सज़ा सुनाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि वो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग हो, और अगर एडिशनली सज़ा हो रही है तो वो एडिशनल सज़ा उसके टोटल प्रोनाउंस करने के पोजीशन के 1/4 से ज़्यादा ना हो। क्लियर?